चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नेशन एंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राष्ट्र के बारे में और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, जो आज आधुनिक राष्ट्र राज्य है उसका जो इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका उन्नति, विकास एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राजनीतिक संस्था के रूप में, उसमें बहुत समय लगा। इन एशियंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन कम्युनिटीज। प्राचीन काल में जो इंसान थे वो कैसे रहते थे, वो कम्युनिटीज में रहते थे। द ऑब्वियस फैक्ट इज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स एंड दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब देखिए, तथ्य ये है कि जो इंसान है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक जानवर है। हम सभी जानवर हैं, ठीक है, और हम लोग अकेले नहीं रह सकते। दे बिलोंग टू सोसाइटी। इंसान समाज में रहते हैं, वो लोग एक समाज के प्रतीक हैं, वो एक समाज का हिस्सा है। द कलेक्टिव लाइफ दैट दे नीड assumes certain rules and regulations, and gradually such a group life has led to the formation of political communities and the emergence of state. अब देखिए, बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने लगे, कलेक्टिव लाइफ हुआ, तो क्या हुआ, कुछ नियम बने, कुछ कानून बने, रूल्स रेगुलेशंस बने, और वो जो ग्रुप लाइफ था जहाँ पे लोग एक साथ रहने लगे, वहाँ पर राजनीतिक समुदाय बनने लगे और फिर राज्य बना। In the earlier form, the state was very simple in its organization. अब प्रारंभ में जो राज्य थे वो बहुत ही साधारण थे, उनका जो बनावट था वो बहुत साधारण संस्था थे वो। From that simple organization, it has evolved and grown into a modern complex organization. अब वह जो एक साधारण संस्था था, वह जो साधारण राज्य था, उससे विकास होकर, उससे उन्नति होकर आज एक नवीन लेकिन जटिल ऑर्गेनाइजेशन बना। आज का जो राज्य है वो बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही जटिल है। ओवर द ईयर इट हैज एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स एंड हैज बिकम अ रियलिटी फाउंड एवरीवेयर। साल दर साल इसके अलग अलग रूप बने, किसके, राज्यों के, और यह सब जगह पाए जाने लगे। In this lesson, you will read about the concept of nation, nationality and state. अब इस पार्ट में और इसके बाद आने वाले कुछ वीडियोस में आप राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियरली छोटे छोटे वीडियोस में बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेशन, राष्ट्र, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, और स्टेट, राज्य। You will also learn about the elements of state. अब एक राज्य का क्या क्या एलिमेंट्स होता है, आप उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो आगे वीडियोस छोटा छोटा आपको मिलेगा, वो पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, आप उसको समझा पाएंगे। मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, आप इसको समझा पाएंगे। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता का क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप इसके बारे में, उसके तत्वों के बारे में, अंशों के बारे में आप बता पाएंगे। Identify the state as a political entity with sovereign power. आप ये समझ पाएंगे कि एक राज्य एक राष्ट्रीय एंटिटी के तरह कैसे है, अपने राज के साथ, अपने शक्तियों के साथ। Explain the elements of the state. एक राज्य के क्या क्या तत्व हैं, आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो लाइन से पढ़ते हैं। 2.1 नेशन एंड नेशनैलिटी, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। द टर्म नेशनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड natus, which means to be born. राष्ट्रीयता ये एक ऐसी शब्द है
नेशनैलिटी एक ऐसा शब्द है जो कि एक लैटिन वर्ड नेटिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न, जन्म लेना. Therefore, in its derivative term, nationality means belonging to the same racial stock or being related by birth or having blood relationship. तो जो शब्द है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जन्म उसी समुदाय में हुआ है, सेम ब्लड रिलेशनशिप, मतलब आपका खून का रिश्ता है, तब आप एक राष्ट्र के माने जाएंगे. दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनैलिटी इज हाउएवर मिसलीडिंग. लेकिन ये जो समझ है राष्ट्रीयता का, ये हमारा गलत तरीका है. देयर इज टुडे नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड हुज पीपल बिलोंग टू द सेम रेशियल स्टॉक. अब देखिए, पूरे दुनिया में कोई भी एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर रहने वाले लोग एक ही परिवार के हो, एक ही रेस के हो. एवरी नेशन हैज पीपल ऑफ मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड. हर एक राष्ट्र में अलग अलग जनजाति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रेशियल प्योरिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेशियल कॉम्बिनेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, इंटरकास्ट एंड इंटररेशियल मैरिजेस. अब देखिए, पूरी तरह से अगर आपको रेशियल ग्रुप चाहिए, ठीक है, एक जाति के लोग चाहिए, तो वो मिलना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जाति का कॉम्बिनेशन बढ़ता गया. कैसे? इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके रहने लगे. इंटरकास्ट मैरिज हुआ, इंटररेशियल मैरिज हुआ, लोग दूसरे दूसरे जाति में शादी करने लगे, दूसरे दूसरे प्रजातियों में शादी करने लगे. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनैलिटी इज डेफिनेटली मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, नीदर पॉलिटिकल नॉर रेशियल. अब देखिए, जो राष्ट्रीयता का विकास हुआ वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है. ये आपके दिमाग में है, ये ना तो राजनीति है और ना ही यह जाति के ऊपर निर्भर होती है. इन द वर्ड्स ऑफ J.W. Gardner, nationality is a culturally homogeneous group that is at once conscious of its unity. अब देखिए, J.W. Gardner के अनुसार नेशनैलिटी क्या है? ये कल्चरल मतलब, देखिए, एक एक वर्ड को आप समझिए, ठीक है, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो. जो वर्ड आपको समझ में ना आए उसको आप लिखिए और उसका वर्ड मीनिंग खोजिए. कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से, ठीक है. होमोजीनियस मतलब होता है एक रूप का, समरूप. मतलब पहले क्या होता था, लोग नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता क्या है? एक सांस्कृतिक रूप, ठीक है, जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो कि यूनिटी, एक साथ वो लोग रह रहे हैं, ठीक है. उनका जो सोच है वो काफ़ी हद तक मिलता है. अकॉर्डिंग टू रैमसे मुर, अ नेशन मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ पीपल हु फील देम टू बी नेचुरली लिंक्ड टुगेदर बाय सर्टेन एफिनिटीज which are so strong for them to live together. They are dissatisfied when disunited and cannot tolerate subjection to people who do not share the same ties. अब रैमसे मेयर के अनुसार एक राष्ट्र को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यह उन लोगों का समूह है जो कि प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को जुड़ा पाते हैं, ठीक है. वो लोग एक दूसरे के संग रहने की इच्छा रखते हैं, और जब वो लोग एक तरह से नहीं रह पाते हैं, जब उन लोगों का बहुत सारी चीज़ों में मतभेद होता है, तब वो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं और वो लोग अलग होते हैं. और जब वो अलग होते हैं तो समुदाय टूटता है. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनैलिटी इज डेफिनेटली साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, और एज हेइस सेज, इट इज प्राइमरली कल्चरल कॉन्शियस ऑफ यूनिटी. अब देखिए, राष्ट्रीयता का जो विकास है ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सोच है. जैसे कि हेइस ने कहा था कि एक राष्ट्रीयता क्या है? उसकी संस्कृति और जो लोग एक साथ सचेत होकर रहते हैं. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 2.2 डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी. राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में क्या अंतर है, आइए ये हम लोग पढ़ते हैं. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशन एंड द नेशनैलिटी इज अ थिन वन. राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में जो अंतर है वह बहुत ही पतली सी एक रेखा है. दिस इज मोर सो बिकॉज बोथ द टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम वर्ड. ये इसलिए क्योंकि दोनों ही जो शब्द हैं वो एक ही शब्द से
लाए गए हैं। सम इवन कंसिडर देम एज इंटरचेंजेबल। आप कुछ ऐसे भी कहते हैं कि ये हम लोग एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेशन का भी बोल सकते हैं और नेशनैलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। बट सर्टेनली देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू विच कैन बी सम्ड अप एज फॉलोज। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर हैं जिनको आइए हम लोग अब देखते हैं। नेशनैलिटी इज अ कल्चरल टर्म। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता जो आपकी है वह एक सांस्कृतिक है। It is a psychological which is generated in a group of people having geographical unity and who belongs to a common race, common history, religion, customs and traditions, economic interest and common hopes and aspiration. अब देखिए, जहाँ पे राष्ट्रीयता है, एक संस्कृति के लोग हैं, उन लोग का मनोवैज्ञानिक रूप मिलता है। कुछ लोग मिलके रहते हैं एक जियोग्राफिकल यूनिट, मतलब एक जगह पर, ठीक है। जो लोग एक समुदाय के हैं, एक जाति के हैं, उनका इतिहास एक समान रहा है, उनके धर्म वही हैं, उनका नियम कानून परंपरा वैसा ही है। फिर उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो जो काम कर रहे हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, वह एक जैसा है। वो लोग एक जैसी चीज़ें सोचते हैं, एक जैसी चीज़ें चाहते हैं। द पीपल ऑफ अ नेशनैलिटी मस्ट हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी। अब जो लोग राष्ट्रीयता में हैं, जो एक नेशन में रहते हैं, वो एक साथ रहने की उनमें इच्छा होनी चाहिए। दे मस्ट फील दैट दे हैव समथिंग इन कॉमन विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर पीपल। उनको यह सोचना चाहिए कि उनमें कुछ चीज़ें एक जैसी हैं जो उनको दूसरे लोगों से अलग करती हैं। बट नेशन इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड, अ पीपल यूनाइटेड। लेकिन राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यह लोगों से बनता है और सारे लोग एक साथ इसमें मिलकर रहते हैं। What unite people in a nation are feelings of oneness। अब देखिए, एक राष्ट्र में क्या चीज है जो सबको जोड़ के रखता है? वो है एकता, ठीक है, यूनिटी। नेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनैलिटी गिव्स एन आइडिया ऑफ सेंटिमेंट। अब देखिए, राष्ट्र ये आपको एक संस्था की विचार देती है और नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, आपको लोगों की भावनाएं, सेंटिमेंट्स के बारे में बताती है। नेशनैलिटी इज बेसिकली अ कल्चरल टर्म। अब देखिए, नेशनैलिटी क्या है? एक कल्चरल टर्म है, यह सांस्कृतिक रूप है। इट इज पॉलिटिकल ओनली इंसिडेंटली एज हेज टेल्स अस। अब ये इंसिडेंटली राजनीतिक है इसमें। नेशन इज बेसिकली अ पॉलिटिकल टर्म, कल्चरल ओनली इंसिडेंटली। अब देखिए, नेशन जो है, राष्ट्र, वो जो पॉलिटिकल टर्म से बनता है, ठीक है, और संयोग से इसमें कुछ जो अंग है वो सांस्कृतिक है, ठीक है। तो नेशनैलिटी में क्या है? ये कल्चरल टर्म है, ये सांस्कृतिक है और संयोग से इसमें कुछ राजनीति भी है। और नेशन में ये आपका सांस्कृतिक नहीं है, ये राजनीतिक है और संयोग से इसमें कुछ संस्कृति भी आती है। दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट नेशनैलिटी इज नॉट पॉलिटिकल एंड नेशन इज नॉट कल्चरल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इससे ये मतलब नहीं है कि जो राष्ट्रीयता है, नेशनैलिटी है, उसमें राजनीति नहीं है, या जो राष्ट्र है उसमें संस्कृत नहीं है। हाँ, ये बात है कि जहाँ नेशनैलिटी है वहाँ संस्कृत पहले आता है, लोगों की संस्कृति पहले आती है, और जहाँ नेशन अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे पहले राजनीति आती है। The evaluation of the state has shown that there are may be states with more than one nationality and there may be nationalities spread over more than one states। अब जब राज्यों का विकास हुआ तो ये देखा गया कि एक राज्य में एक से ज़्यादा नेशनैलिटी के, राष्ट्रीयता के, संस्कृति के लोग हो सकते हैं, और एक राष्ट्रीयता के, एक संस्कृति के लोग एक जगह, एक ही राज्य में सीमित हो, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, मैं अगर बिहारियों की बात करूं तो बिहारी क्या है? ये एक नेशनैलिटी है, ठीक है, ये एक राष्ट्रीयता है। अब बिहारी सिर्फ बिहार में नहीं रहते हैं, वो देश के अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं। इसी तरह से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ के लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। द फॉर्मर USSR एज ए स्टेट हैड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ नेशनैलिटी। द कोरियन नेशनैलिटी, to take another example, is spread over 2 states। अब देखिए, USSR एक राज्य के रूप में, इसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं।
कोरियन नेशनैलिटी, ठीक है, उदाहरण पे अगर हम लोग लेंगे तो ये 2 राज्यों से ज़्यादा में फैली है। Thus a state may or may not coexist with nationality, ठीक है। तो जो एक राज्य है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अलग अलग तरह के राष्ट्रवादी लोग। नेक्स्ट, नेशन एंड नेशनैलिटी आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स इन येट अनदर सेंस। अब देखिए, राष्ट्र और राष्ट्रीयता ये दूसरे रूप में भी अलग हो सकते हैं। Some use the term nationality to signify the principle or characteristic that creates a nation. अब कुछ नेशनैलिटी को इस्तेमाल करते हैं ताकि वह एक राष्ट्र के प्रिंसिपल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सके, उसकी विशेषताएं को बता सके। This means that nationality precedes nation. तो इससे क्या मतलब होता है कि जो राष्ट्रीयता है वह राष्ट्र से पहले आती है। In terms of origin, therefore, they are not at par. तो जब इनका विकास हुआ, जब ये लाया गया, तो ये एक दूसरे के समान नहीं है। द जूइश नेशनैलिटी क्रिएटेड द जूइश नेशन। आप देखिए, जो जूइश नेशनैलिटी के लोग थे वो जूइश नेशन बनाए। तो पहले नेशनैलिटी आया, फिर नेशन आया। If we use the term nation to mean a population of the same race, language and tradition inhabiting the same territory and constituting the large part of its population, we may and in fact have the Britishers as the nation. अब देखिए, मान लीजिए एक राष्ट्र को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशन टर्म यूज कर रहे हैं ताकि ये बताने के लिए कि एक पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जो एक ही जाति की है, एक ही रेस का है, भाषा, उनका संस्कृति, उनका नियम कानून, ट्रेडिशन, फिर एक ही टेरिटरी में हो रहे हैं और उसका ज़्यादातर पॉपुलेशन उसी रेस का है, तो हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ ऑन द अदर हैंड वी यूज द टर्म नेशनैलिटी टू मीन वन ऑफ द सेवरल डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स स्कैटर्ड ओवर an area and forming but a comparatively a smaller part of its population, we may in fact have the Welsh nationality, and the latter as a nationality becomes a part of British nation. अब दूसरी तरफ अगर हम लोग नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता शब्द का इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जगह पर अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो कि जनसंख्या का एक छोटा भाग है। बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे भाग में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेल्श नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं। वेल्श नेशनैलिटी ब्रिटिश नेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट 2.3 एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। अब जो राष्ट्रीयता है उसके तत्व क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन नेशनैलिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अब देखिए, राष्ट्रीयता जो शब्द है या जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको उसके तत्वों में बांटना या उसके तत्वों में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और अ सब्जेक्टिव आइडिया एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एनी कॉमन क्वालिटी और डेफिनेट इंटरेस्ट विच इज़ एवरीवेयर एसोसिएटेड विथ नेशनैलिटी। अब देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक सोच है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव आइडिया है और इसके इम्पॉसिबल है ये खोज पाना कि इनमें क्या कॉमन क्वालिटी है, क्या कॉमन इंटरेस्ट है जो कि सब जगह राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। वी कैन नॉट से दैट सर्टेनिटी दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मेक्स फॉर अ सेपरेट नेशनैलिटी। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो तत्व है ये सिर्फ इस राष्ट्र के लोग के साथ है या इस जाति के लोगों के साथ है। सब कोई आज एक साथ रह रहे हैं, एक मिक्स्ड कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं, तो सब मिले जुले हैं। वी कैन बी बेस्ट लिस्ट आउट सम फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। अब देखिए, कुछ कारक हैं जिनको हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके कारक देखते हैं कि क्या क्या तत्व है राष्ट्रीयता के। 2.3.1 कॉमन जियोग्राफी। People living in a common territory constitute one of the major elements of nationality. अब देखिए, वो लोग जो कि एक कॉमन टेरिटरी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, अब उनका राष्ट्रीयता के तत्वों के अनुसार अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ मिलता है। दिस इज़ बिकॉज सच अ पीपल आर लाइकली टू डेवलप अ कॉमन कल्चर। क्योंकि वो एक साथ रह रहे हैं तो उनका जो संस्कृति है, ठीक है, जो वो
त्यौहार मनाते हैं, जो बात करने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, वो काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलता है और एक दूसरे के साथ विकास करता है. दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई द कंट्रीज आर कॉल्ड एज मदरलैंड और फादरलैंड. इसलिए हम लोग कहते हैं कि यही एक कारण है कि जो कंट्रीज हैं उनको मदरलैंड, मातृभूमि, फादरलैंड ये सब कहा जाता है. वी ऑल्सो सी एन आइडेंटिटी ऑफ पीपल विद देयर कंट्री. हम लोग ये भी देखते हैं कि जो राज्य में, जो राष्ट्र में लोग रहते हैं उनकी आइडेंटिटी उसके अनुसार होती है. दस पीपल ऑफ डेनमार्क आर कॉल्ड द डेन्स, फ्रांस आर एज द फ्रेंच, इंडिया एज एन इंडियंस, अमेरिका एज द अमेरिकन्स एंड सो ऑन. तो इसलिए जो लोग डेनमार्क में रहते हैं उनको हम लोग डेन्स बोलते हैं, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच, भारत में रहने वालों को भारतीय, इंडियंस, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन. उसी तरह से अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को अलग अलग माना जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है. बट दिस पॉइंट शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू फार. पर ये जो पॉइंट है, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए. कॉमन टेरिटरी इज नॉट एन एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी. अब देखिए, राष्ट्र के तत्वों में अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीयता के तत्वों में, तो जो कॉमन टेरिटरी है ये कोई बहुत एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. द जूज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल. अब जो जूज के लोग थे वह इजराइल के बनने से पहले पूरे दुनिया में थे. दे हैड नो कॉमन टेरिटरी येट दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटी. अब उनका कोई कॉमन टेरिटरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही मजबूत राष्ट्रीयता माने जाते हैं. सिमिलरली द पोल्स वर डिनाइड देयर होमलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर 1990, बट दे वर अ नेशनैलिटी. इसी तरह से जो पोल्स थे उनको उनका होमलैंड काफ़ी समय तक नहीं दिया गया था, 1919 तक, लेकिन उनका भी जाति था, वो भी राष्ट्रीय थे. नेक्स्ट 2.3.2 कॉमन रेस. अब देखिए, कॉमन रेस का होना भी एक तत्व है नेशनैलिटी के रूप में. अगर हम लोग इसको देखते हैं तो सामान्य जाति के लोग. Common race denotes the idea that a people belonging to a particular nationality belongs to one group or they have a social unity. सामान्य जाति का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, वो यह बताता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो या तो एक ही समुदाय, ठीक है, या तो एक ही सामाजिक एकता में से जुड़े हुए हैं. Some people suggest that purity of race makes a nationality. कुछ लोग यह चीज़ बोलते हैं कि जितना पवित्र जाति होगा, ठीक है, वह मिलके एक राष्ट्र बनेगा. दिस इज साइंटिफिकली रॉन्ग. यह वैज्ञानिक रूप में गलत है. एज पॉइंटेड अबव, टुडे ड्यू टू इमिग्रेशन एंड इंटरकास्ट मैरिजेस, प्योरिटी ऑफ रेस हैज बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी. जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि आज लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके रह रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे जाति में शादी कर रहे हैं. तो एक जाति का रह पाना, प्योरिटी खोजना, यह नामुमकिन हो गया है. टुडे दिस फेनोमेनन हैज बिकम अ मिथ. आज यह जो सोच है यह एक झूठ बन के रह गया है. बट सर्टेनली द बिलीव दैट वन बिलोंग्स टू द सेम रेस, रियल और फिक्शियस, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द आइडिया ऑफ नेशनैलिटी. हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जाति से, धर्म से जुड़ा हुआ रहता है तो ये राष्ट्रीयता एक जाति मानी जाती है. द आइडिया ऑफ अ कॉमन रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन एंड कॉमन कल्चर. अब सामान्य जाति की जो सोच है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक तरह की भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृति का विस्तार होता है. 2.3.3 कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा. A common language is a medium of communication which enables the people to express their ideas. अब देखिए, जब लोगों की भाषा एक जैसी होती है तो क्या होता है कि वो लोग अपने विचारों को एक दूसरे को समझा पाते हैं. कहने का मतलब, अभी मैं ये वीडियोस कैसे बनाता हूँ, मैं इंग्लिश रीड आउट करता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ. तो जो लोगों को इंग्लिश हिंदी आता है उनके लिए मेरा वीडियोस अच्छा है, लेकिन मान लीजिए जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं आता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. तो कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा होना ज़रूरी है
इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। अब जो राष्ट्रीयता है उसका जो आधार है, जितने भी दूसरे तत्व हैं उसका आधार क्या है? कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा। अ कॉमन लैंग्वेज नॉट ओनली मीन्स अ कॉमन लिटरेचर बट ऑल्सो अ कॉमन हेरिटेज ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एक जो सामान्य भाषा की जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि एक ही लिटरेचर हो, इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपका इतिहास है, जो आपकी परंपरा है, ठीक है, वो भी मिलती जुलती हो। कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड कॉमन ट्रेडिशंस एज रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर बाइंड टुगेदर मेंबर्स ऑफ अ नेशनैलिटी बाय सर्टेन बॉन्ड्स। अब जब लोगों का एक जैसा इतिहास रहता है, एक जैसा ऐतिहासिक अनुभव रहता है, उनकी जो ट्रेडिशंस है, जो संस्कृति है, वो सामान्य होती है, तो क्या होता है कि वो एक राष्ट्रीय में जुड़ते हैं। अ कॉमन लैंग्वेज क्रिएट्स अ कोहेसिव सोसाइटी। अब जब आपका कॉमन लैंग्वेज रहता है, एक भाषा में लोग बात करते हैं, तो इससे उन लोगों को जोड़ने वाला एक समाज बनता है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन डेवलप्ड आउट ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एज इंग्लैंड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रांस फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेन फ्रॉम द स्पेनिश लैंग्वेज। अब बहुत सारे जो यूरोपियन राष्ट्र हैं वो उनका विकास हुआ एक आम भाषा से, एक सामान्य भाषा से। जैसे इंग्लैंड से इंग्लिश भाषा हुआ, ठीक है, अब जो इंग्लिश भाषा थी उससे इंग्लैंड आया, ठीक है, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज से आया, स्पेन स्पेनिश लैंग्वेज से। ये सब क्या है? भाषाएं हैं। बट दिस फैक्टर इज नॉट अ नेसेसरी वन। लेकिन ये जो कारक है ये ज़रूरी नहीं है। टुडे वी फाइंड मैनी बाईलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल नेशनैलिटीज। आज हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे ऐसी जाति हैं, राष्ट्रीय लोग हैं जो कि दो भाषाएं या बहुत सारी भाषाओं के साथ रहते हैं। Further, the English language is a global language which is spoken in all the parts of the world and it cannot be associated with only England. साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा यह पूरे विश्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, इसको सिर्फ इंग्लैंड के साथ जोड़े रखना मुमकिन नहीं है। 2.3.4 कॉमन रिलीजन। आप देखिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए, ठीक है, जो धर्म है वो कॉमन होना चाहिए, सामान्य धर्म, सामान्य मजहब। रिलीजन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। धर्म भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अ कॉमन रिलीजन इज अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू नेशनल फीलिंग। अब देखिए, जो नेशनल फीलिंग है उसका एक बहुत ही मजबूत जो तत्व आता है वो होता है सामान्य धर्म के लोग। जब एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत ही वो लोग स्ट्रांग रहते हैं। इंग्लैंड फॉट अगेंस्ट द स्पेनिश आर्माडा लार्जली ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन टू डिफेंड प्रोटेस्टेंटिज्म। इंग्लैंड स्पेनिश आर्माडा से काफ़ी युद्ध किए, काफ़ी लड़े, ताकि क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन था डिफेंड करना, किसको? प्रोटेस्टेंटिज्म को। However, this factor is also not a necessary one. लेकिन ये भी जो कारक है ये भी ज़रूरी नहीं है। In fact, in modern times, a nationality tend to become a multi-religious and under such circumstances, religion is regarded as a private affair of individual and secularism prevails in the collective life. लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स है, आज अगर आप किसी राष्ट्र को देखेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। लोगों का जो धर्म है वो उनका निजी माना जाता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को आज़ादी है वो अपने धर्म के अनुसार जिए। और सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का समान इज्जत हो, सब अपने धर्म को जिए, आप किसी के ऊपर कोई धर्म ज़बरदस्ती स्थापित नहीं करें। Further, religion cannot always be a cementing factor. आगे आप किसी के ऊपर धर्म थोप नहीं सकते, और ये एक बहुत ही कहते हैं ना मजबूत कारक नहीं है। The two wings of Pakistan fell apart
and Bangladesh was created despite the common religious affinity. अब देखिए पाकिस्तान के जो दो विंग्स थे वो अलग हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, हालांकि वहां भी सामान्य धर्म है. Religion rather works negatively as a divisive factor in the Indian subcontinent when Pakistan came into existence due to the partition of India. अब देखिए धर्म ये नेगेटिव रूप में भी काम करने लगा. कब? जब भारत में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना. आज हिंदू मुस्लिम ये दो धर्म है जिनके बीच में काफ़ी नेगेटिव रिलेशनशिप है बहुत जगह. 2.3.5 कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. अब सामान्य राजनीतिक कार्य. द एग्जिस्टिंग ऑफ कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और ए स्टेट whether in the past or present is another element of nationality. अब देखिए सामान्य राजनीतिक जो प्रणाली है, एक राज्य है, ठीक है, वहां पर भूतकाल बोलिए या भविष्य काल या वर्तमान काल बोलिए, ये भी एक राष्ट्रीयता का तत्व माना जाता है. पीपल लिविंग इन ए स्टेट आर knit टुगेदर थ्रू द लॉज. अब लोग जब किसी राज्य में रहते हैं तो वो एक दूसरे के संग जोड़े हुए हैं. कैसे? वहाँ के कानून से. लिविंग अंडर वन कॉमन स्टेट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी. जब आप एक सामान्य राज्य में रहते हैं तो वहाँ पे एक एकता का भाव रहता है, लोग मिलजुल के रहते हैं. वेरियस क्राइसिस लाइक वॉर्स फर्दर डेवलप द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. अब देखिए बहुत सारी आपदाएं आई, ठीक है, उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक यूनिटी आया, ठीक है, और इससे देश प्रेम बढ़ा लोगों का. इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेजेस दिस आइडिया थ्रू वेरियस मेथड. सरकार भी लोगों के मन में देश प्रेम बनाए रखने के लिए और जगाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है. एज गिलक्रिस्ट aptly observed that a nationality lives either because it has been a nation with its own territory or state or because it wishes to become a nation with its own territory and states. अब एक राष्ट्रीयता तभी जी सकती है, तभी पनप सकती है, या तो वो एक राष्ट्र है, ठीक है, जिसका अपना क्षेत्र है, अपना राज्य है, या तो वह एक राष्ट्र बनना चाहता है जिसका अपना राज्य है, अपना टेरिटरी है, अपना क्षेत्र है. टेरिटरी मतलब क्षेत्र, इलाका, राज्य, प्रदेश, मकमा. 2.3.6 इकोनॉमिक फैक्टर. आप देखिए उसका जो आर्थिक कारक है. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रिंग पीपल क्लोजर. अब लोग जो काम करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने के लिए, जीने के लिए, वो उनको करीब लाता है. इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट हिस्टोरिकली नेशनैलिटी इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड क्लैन्स. आप देखिए ये बहुत बार तर्क दिया जाता है कि प्राचीन काल में, इतिहास में जो राष्ट्रीयता है वो कैसे आई थी. बहुत सारे ट्राइब्स और क्लैंस के बीच में फ्यूजन हुआ था, ठीक है. अब देखिए सबसे पहले एक एक करके वर्ड समझिए. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? विलय, मेल, वो लोग एक साथ मिले, ठीक है. ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियां. क्लैन का मतलब होता है वंश. तो बहुत सारे जनजातियां, बहुत सारे वंश जब एक दूसरे से मिले, ठीक है, तब राष्ट्रीयता बनी, नेशनैलिटी बना. वन कैन नॉट थिंक ऑफ नेशनैलिटी इन द प्रिमिटिव सोसाइटी. अब देखिए जो एकदम आरंभ में, ठीक है, जो प्राचीन काल में प्राथमिक जो सोसाइटी बना था, समुदाय बना था, समाज बना था, तब किसी ने राष्ट्रीयता के बारे में नहीं सोचा था. द मार्क्सिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट नेशनैलिटी इमर्ज ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर. जो मार्क्सिस्ट थे वो भी ये मानते हैं कि ये जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता है, यह आर्थिक कारणों के वजह से इसका उदय हुआ. अकॉर्डिंग टू देम नेशनैलिटी हैड नो प्लेस इन स्लेव ओनिंग एंड अ फ्यूडल सोसाइटी एंड इट इमर्ज ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. उनके अनुसार जब स्लेव ओनिंग था, लोग गुलामी करवाते थे. जब फ्यूडल सोसाइटी था, फ्यूडल सोसाइटी के बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तब उस समय क्या हुआ? कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिस्ट हुए, मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीवादी हुए.
तब राष्ट्रीय बना, नेशनैलिटी बना। अनडाउटेडली इकोनॉमिक फैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए, बिना संदेह के जो आर्थिक कारक है वह राष्ट्रीयता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता को बनाए रखने में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बट ऑन इट्स ओन सिंगल हैंडेडली इट कैन नॉट क्रिएट अ नेशनैलिटी। लेकिन सिर्फ आर्थिक कारक को अगर हम लोग लें तो ये अकेले पूरे राष्ट्र को नहीं बना सकता। अब आइए हम लोग देखते हैं 2.3.7 कॉमन सब्जुगेशन। अब देखिए, सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सामान्य दमन, सामान्य वशीकरण। Common subjugation has been a dominant factor in the rise of national movements in the Afro-Asian countries. अब देखिए, Afro-Asian countries जो थे वहां पर बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स का उदय हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय क्रांति आई। ठीक है, उसमें कॉमन सब्जुगेशन मतलब जब सामान्य लोगों को वशीकरण किया जाता था, उनको हराया जाता था। दे वर इन्वेडेड बाई द वेरियस यूरोपियन इम्पेरियलिस्ट पावर। बहुत सारे जो यूरोपियन शक्तियां थी उन पर आक्रमण करते थे। द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी अरोज ड्यू टू कॉमन सब्जुगेशन एज इट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल। अब लोगों में देश प्रेम आया, राष्ट्रीयता आया, क्योंकि वो देखे कि सब उनको हरा रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो लोग मिल के एक साथ रहने लगे और जो लोग उन पर आक्रमण करते थे उनका वह सामना करते थे। इन इंडिया अ कॉमन इंडियन नेशनैलिटी अरोज ड्यू टू द कॉमन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। भारत में एक भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ क्योंकि उसका बहुत ही शोषण किया जाने लगा, भारतीयों का बहुत ही शोषण किया जाने लगा। 2.3.8 कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। आप देखिए, जैसा कि आपको मैं प्रारंभ से बता रहा हूं, जो राजनीति है, ठीक है, वो सब जगह है। तो कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन मतलब सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। द विल टू बी अ नेशन इज रिगार्डेड बाय सम एज द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए, राष्ट्र बनने का जो चाहत है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारक माना गया राष्ट्रीयता का। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पोल्स ऑलवेज वांटेड पोलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो पोल्स थे वह हमेशा पोलैंड चाहते थे। पोलैंड एक जगह का नाम है और वहां के निवासी को पोल्स कहा जाए। सिमिलरली देयर वर मेनी माइनॉरिटीज लिविंग इन यूरोप व्हिच डिजायर्ड अ सेपरेट नेशनहुड। उसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारे माइनॉरिटीज थे जो कि एक अपना राष्ट्र चाहते थे। इन 1919 द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस at the Paris Peace Conference, this was accepted in the principle of self-determination. सन 1999 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसको एक एक्सेप्ट किया गया। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। While all the factors mentioned above help in growth of nationality, none of them is absolutely essential. अब हम लोग जितना यहाँ पे कारक पढ़े, ये सभी राष्ट्रीयता के विकास में मदद किए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि एकदम जरूरी था कि इसका होना जरूरी ही है राष्ट्रीयता के लिए। In fact, nationality is a subjective sentiment which cannot be defined in terms of any objective factor. तथ्य में, सच्चाई में राष्ट्रीयता जो है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव सेंटिमेंट्स है, ठीक है, जिसको आप किसी भी तरह से किसी भी फैक्टर को, एक फैक्टर को लेके नहीं समझा सकते। The presence or absence of any one or more of these factors does not imply the presence or absence of the spirit of nationality. अब देखिए, हम लोग इतना फैक्टर्स के बारे में पढ़े, तो कोई एक हो या एक से ज़्यादा हो, या कोई एक नहीं हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, तो इससे जो हमारा राष्ट्रीयता का जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारा देश प्रेम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.4 द स्टेट। अब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि राज्य क्या होता है।
द टर्म स्टेट इज अ सेंट्रल टू स्टडी द ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, तो राज्य यह इसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ रॉन्गली यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर नेशन, सोसाइटी, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। लेकिन बहुत लोग इसको गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं, नेशन राष्ट्र, सोसाइटी समाज और गवर्नमेंट सरकार के जगह। यह इसका पर्यायवाची नहीं है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एक जैसे शब्द। द टर्म स्टेट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट एड एंड सो ऑन। अब जो टर्म है स्टेट, राज्य, यह इसमें भी इस्तेमाल होता है कि कैसे एक राज्य को चलाया जाएगा, एक राज्य को क्या क्या ज़रूरतें हैं और राज्य से मिलता जुलता सभी कार्य। ऑल्सो एज द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन और द 50 स्टेट्स दैट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही साथ वह भी राज्य जो भारतीय इंडियन यूनियन को बनाते हैं, या वह पूरे 55 राज्य जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाते हैं। बट इन पॉलिटिकल साइंस वी यूज दिस टर्म डिफरेंटली, इट हैज़ अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में हम लोग इस तथ्य को, इस टर्म को, राज्य को डिफरेंट अलग तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। इसका यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है। सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स आर एज फॉलोज। अब हम लोग देखिए, जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा, राइटर्स द्वारा। द स्टेट इज द politically organized people of a definite territory, bluntly। अब देखिए, एक राज्य क्या है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो राजनीतिक समीकरण है, उससे मिलकर एक राज्य बनता है। स्टेट इज अ community of person more or less numerous, permanent, occupying a definite portion of a territory, independent and nearly so of external control, and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। गार्डनर के अनुसार एक राज्य क्या है? यह कुछ लोगों का मिला समुदाय है, जिसमें बहुत लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इनके पास कुछ क्षेत्र है। अब आप जहाँ रह रहे हैं, आपका घर फिक्स है, परमानेंट है, वह आपका क्षेत्र है। इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये सब अपने से रहते हैं। इनके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल रहता है, ठीक है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, जो नियम कानून है, ये सब मानते हैं और मिल के साथ ये ठीक से रहते हैं। स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, वेदर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, हुज रिलेशनशिप्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोएरेसिव पावर एज पर लास्की। अब लास्की के अनुसार एक राज्य क्या है? ये एक क्षेत्रीय समाज है जो कि सरकार और जो लोग उसमें रहते हैं उसमें बांटा गया है, ठीक है। जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है, जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं लोगों का, उनका मेल है, ठीक है, और वो लोग व्यक्तियों को ताकत दिया गया है, उनके पास पावर्स है जिससे वो लोग अपना काम करते हैं। स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड लॉ फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक क्षेत्र में जो नियम कानून मान के लोग रहते हैं एक साथ, उसको राज्य कहते हैं, वुड्रो विल्सन के अनुसार। आइए और देखते हैं। The state is a concept of political science and a more reality which exists where a number of people living on a definite territory are unified under a government which in internal matters is the organ of expressing their sovereignty and in external matters is independent of other governments as per Gilchrist। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेट है, राज्य है, ये क्या है? ये एक राजनीतिक विज्ञान का अंश है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक धारणा है। अब इसका एक मोरल रियलिटी है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना क्षेत्र है,
अब देखिए, आप जहाँ रहते हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्षेत्र है। अब इनमें एकता कैसे है? सरकार है जो इनको चला रही है, जो इनका इंटरनल मैटर्स है वो सरकार देख रही है, ठीक है, ताकि संप्रभुता बनी रहे, सबके लिए एक कानून हो। एक्सटर्नल मैटर्स में यह दूसरे सरकार से अलग है, ये दूसरे सरकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आप जिस राज्य में रहते हैं वही की सरकार का नियम आप पालन करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड कैन नॉट लिव अलोन। आप देखिए, जो इंसान है वह एक क्या है? सामाजिक जानवर है, वह अकेले नहीं रह सकता। When people live together, they fulfill their social needs. जब लोग साथ रहते हैं तो वह एक दूसरे के सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। But everybody is not good and kind. लेकिन हर व्यक्ति अच्छा नहीं है। There are all sorts of men and women who exhibit various emotions such as pride, jealousy, greed, selfishness and so on. सभी प्रकार के पुरुष और महिलाएं रहते हैं हमारे साथ, ठीक है, जिनमें अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं। कुछ लोगों को घमंड होता है, कुछ लोगों को जलन होता है, कुछ लोगों में लालच होता है, कुछ लोग मतलबी होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूक, society requires not only the passion of individuals should be subjected, but that even in the mass and body, as in the individual, the inclination of men should be thwarted, their will controlled and their passions brought into subjection. अब देखिए, ब्रूक के अनुसार एक जो समाज है इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं वो एक साथ रहे, ठीक है, वो सिर्फ अपने से मतलब रखें, बल्कि जो मास है, जो बहुत सारे लोगों से बना हुआ एक समाज है, जो एक एक व्यक्ति उसमें रह रहे हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो बोल रहा है कि झुकाव होना चाहिए लोगों का एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति वो लोगों को साथ देना चाहिए, ठीक है। ओके, द बेस्ट इज टू कंट्रोल द ह्यूमन परवर्सिटी थ्रू मीन्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखिए, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है इसके जरिए जो लोग हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। देयरफॉर पीपल आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ कॉमन बिहेवियर। इसीलिए लोगों को एक सामान्य व्यवहार में बांधा गया है, नियम कानून दिए गए हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं। इफ दीज आर ब्रोकन दे कैन बी पनिश्ड। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको दंड दिया जाता है। सोसाइटी फुलफिल्स पीपल्स नीड फॉर कंपेनियनशिप। द स्टेट सॉल्व्स द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय दिस कंपेनियनशिप। अब देखिए, समाज आपको क्या दे रहा है? लोगों की जो ज़रूरत है कि वो लोग एक साथ रह सके, इसको समाज पूरा करता है। और राज्य समाज में आए हुए जो लोग एक साथ रह रहे हैं उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अब देखिए, राज्य क्यों है? ताकि लोग जो रह रहे हैं उनको अच्छी जिंदगी मिले। इट इज़ एन एसेंशियल एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड एज एरिस्टोटल सेड, द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस originating in the bare needs of life and continues its existence for the sake of good life. अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो राज्य है वो सही हो, वो सही से अपने लोगों के लिए काम करे। और एक राज्य तब बनता है जब लोगों को जीवन में ज़रूरतें होती हैं, और एक राज्य तब आगे बढ़ पाता है, जब वो कामयाब हो पाता है, जब वो अपने लोगों को अच्छे ज़िंदगी दे सके। It is only within a state that an individual can rise to his or her ability. यह सिर्फ एक राज्य में हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने क्षमताओं के अनुसार विकास कर सके। If there is no authority, no organization and no rules, then society cannot be held together. अगर मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होगा, कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है, तो आप एक समाज को एक साथ जोड़े नहीं रख सकते। The state has existed where human beings have lived in an organized society. राज्य वहीं बना या वहीं पनप पाया, वहीं रह पाया जहाँ पे रहने वाले लोग एक साथ एक सुयोजित समाज में रहते हों। The structure of the state has evolved gradually over a long period of time from a simple to a complex organization that we have today. अब जो राज्य का समीकरण है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी उसमें बदलाव हुआ, काफ़ी विकास हुआ, और इसको होने में बहुत लंबा समय लगा। पहले एक सामान्य राज्य हुआ करता था
और अब एक बहुत ही जटिल संस्थाएं हो चुकी हैं, जटिल राज्य हो गया है जिसमें हम लोग रहते हैं। द एसेंस ऑफ स्टेट इज इन इट्स मोनोपोली ऑफ कोएसिव पावर। अब देखिए, एक राज्य का जो एसेंस है, जो सार है, वो क्या चीज में है? कोएसिव पावर। कोएसिव पावर का मतलब जो बलपूर्वक जो शक्ति है, ठीक है, उस पर मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक का राज होता है। इट हैज अ राइट टू डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल। अब मान लो आप जिस राज्य में रहते हो, वहां की जो सरकार है वो आपको चाहेगी कि आप वहां पे सही तरीका से रहें। However, the Marxists believe that state is a class organization which has been created by the propertied class to oppress and exploit the poor. लेकिन जो मार्क्सिस्ट हैं वह ये मानते हैं कि जो राज्य है वो क्या है? ये एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि उन लोगों द्वारा बनाया गया जो कि अमीर हैं, ताकि वो गरीब के ऊपर शोषण कर सके। They refuse to believe that the state is a natural institution. वह इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जो राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था है। To them, the propertied class created the state and it has always belonged to them only. उनके अनुसार जो अमीर लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वो अपने धन संपत्ति का इस्तेमाल करके राज्य बनाएं ताकि वह गरीबों का शोषण कर सकें, और यह जो राज्य है सिर्फ उन तक ही सीमित है। Thus the state is just a means of exploitation. तो इससे जो राज्य है ये सिर्फ एक जरिया है जिससे लोगों का शोषण किया जा सके। Therefore, they visualize a situation of classless society or communism in which there will not be any need of the state. State will thus wither away. इसलिए वह एक ऐसी अवस्था का बोलते हैं या एक ऐसी अवस्था के बारे में सोचते हैं जहां पर कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई भी जनजाति के हिसाब से समाज नहीं होगा, ठीक है, या ऐसा कम्युनिज्म होगा जहां पे राज्य की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से जो राज है वह नहीं रहेगा, वह अलग हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.5 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब एक राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं, आइए इनको हम लोग देखते हैं। एज पॉइंटेड अबव, द स्टेट पोजेसेस 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो एक राज्य होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसके। दीज आर, क्या है वो? सबसे पहला है 2.5.1 पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या। एक राज्य की जनसंख्या उसकी सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। द स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। एक राज्य क्या है? वहां के रहने वाले लोगों की संस्था। इट इज द पीपल हु मेक अ स्टेट। ये लोग होते हैं जिनसे राज्य बनता है। एंटार्क्टिका इज नॉट अ स्टेट एज इट इज विदाउट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटार्क्टिका ये कोई राज्य नहीं है क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं हैं। द पॉपुलेशन मस्ट बी एबल टू सस्टेन अ स्टेट। एक राज्य को होने के लिए, एक राज्य के रहने के लिए पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच शुड बी द पॉपुलेशन। लेकिन सवाल यह है कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स आइडियल्स वर द ग्रीक सिटी स्टेट्स ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। प्लेटो और एरिस्टोटल के जो आइडियल्स थे वो कहाँ थे? ग्रीक शहर में, एथेंस और स्पार्टा के राज्य में। प्लेटो फिक्स्ड द नंबर ऑफ पीपल इन एन आइडियल स्टेट एट 5040। प्लेटो ये चीज़ फिक्स करते हैं कि एक जो आइडियल स्टेट होगा, राज्य होगा, उसमें 5040 लोग होंगे। Aristotle laid down a general principle that the state should neither be large nor be small. It should be large enough to be self-sufficing and small enough to be well governed. आप देखिए, एरिस्टोटल एक जनरल प्रिंसिपल लाए कि जो राज्य है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। वह इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सके, और इतना छोटा होना चाहिए कि उसको अच्छे से गवर्न किया जा सके, उसको चलाया जा सके। Rossio put the number at 10,000. Rossio 10,000 लोगों को मिलाकर एक स्टेट की बात करते हैं। But it is difficult to fix the size of the people of a state. लेकिन एक राज्य में कितने लोग रहेंगे इसको निर्धारित करना
बहुत ही मुश्किल है। In modern times, we have India and China, which have a huge population, and countries like San Marino with a very small population. आज के समय में हमारे पास भारत है, चीन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास ऐसी भी देश है सैन मरीनो जैसी, जिसमें बहुत ही कम जनसंख्या है। Countries like former Soviet Union gave incentives to mother of large family. देखिए, वह देश जैसे सोवियत यूनियन, ये उन माओं को इंसेंटिव देते थे जिनके बड़े परिवार थे। इन इंडिया ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, वाइल चाइना हैज एनफोर्स्ड अ वन चाइल्ड नॉर्म। भारत में अधिक जनसंख्या एक बहुत समस्या की बात है, एक बहुत ही बड़ा समस्या है, और चाइना वहाँ पे एक बच्चे का कानून बना दिया गया है कि आपका सिर्फ एक ही बच्चा होगा, ठीक है, आप एक बच्चा ही रख सकते हैं। डिक्टेटर्स लाइक मुसोलिनी हैड ओपनली एनकरेज्ड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब जो तानाशाह है मुसोलिनी, वो ओपनली लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, जनसंख्या बढ़ाइए। सो नो लिमिट ईदर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल कैन बी पुट ऑन पॉपुलेशन। तो अगर आप सिद्धांत की तरह जाएं या प्रैक्टिकली बात करें, तो एक देश की बात करें या राज्य की बात करें, कहीं पर भी आप लिमिट नहीं कर सकते, आप रोक नहीं लगा सकते जनसंख्या पर। बट इट मस्ट बी इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्निंग एंड गवर्नड क्लासेस सफिशिएंट टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इतना जनसंख्या होना चाहिए जिससे लोग राज्य कर सके, ठीक है, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनको सपोर्ट मिल सके। द पॉपुलेशन शुड बी इन प्रपोर्शन टू द अवेलेबल लैंड एंड रिसोर्सेज। अब आपके पास जितना जमीन है, जितनी संसाधन है, उनके अनुसार आपकी जनसंख्या होनी चाहिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द स्टेट। ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाकी सब का विकास नहीं हो रहा है और सिर्फ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे जो आपका राज्य है उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा और यह आपके लिए कठिनाई का ही रूप बनेगा। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो जनसंख्या में रह रहे लोग हैं वो क्या क्वालिटी के हैं, वह कैसे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अ स्टेट रिक्वायर्स हेल्दी, इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन सिटीजन। एक राज्य में स्वस्थ, बुद्धिमान और अच्छे नागरिक होने चाहिए, डिसिप्लिन लोग होने चाहिए। दे शुड बी possessed with qualities of vitality। अब वो जो लोग हैं उनमें अच्छे क्वालिटीज़ होने चाहिए, ठीक है। वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है, वो लोग में जीवन शक्ति होनी चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जनसंख्या है वो किन लोगों से मिल के बना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अ स्टेट विथ अ होमोजीनियस पीपल कैन बी गवर्नड ईजिली। अब एक ऐसा राज्य जहाँ पर होमोजीनियस लोग हैं, ठीक है, एक जाति के लोग हैं, ठीक है, एक तरह के लोग हैं, उसको आसानी से चलाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा तत्व है 2.5.2 टेरिटरी, क्षेत्र। जस्ट एज एवरी पर्सन बिलोंग्स टू अ स्टेट, सो डज एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द अर्थ। अब जैसे ही हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य से मिला हुआ रहता है, बिलोंग करता है, उसी तरह से वह धरती के किसी न किसी जमीन से, क्षेत्र से मिला जुला रहता है, क्योंकि रहता तो वो धरती पे ही है। देयर इज नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका एक स्थायी क्षेत्र ना हो, हर एक राज्य का अपना अपना क्षेत्र है। लिविंग टुगेदर ऑन अ कॉमन लैंड बाइंड्स पीपल टुगेदर। जब लोग एक सामान्य जमीन पर रहते हैं तो लोग एक दूसरे के संग जुड़ जाते हैं। लव फॉर द टेरिटरी इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। जब लोग अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं तब उनमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है। सम कॉल देयर कंट्रीज एज फादरलैंड एंड सम कॉल इट एज मदरलैंड। कुछ लोग अपने देश को मातृभूमि कहते हैं और कुछ फादरलैंड कहते हैं। बट देयर इज अ डेफिनेट अटैचमेंट विथ वंस टेरिटरी। लेकिन हर लोगों का अपना क्षेत्र के संग कुछ ना कुछ लगाव जरूर होता है। The territory has to be a definite because it ensures exercise of political authority। अब आपका जो क्षेत्र है वह
डेफिनेट स्थायी होना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक कार्य है, वह आपके ही क्षेत्र में काम किया जाएगा. Mobile tribals had some sort of political authority, but they did not constitute a state because they lacked a fixed land. अब देखिए, जो ट्राइबल्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी तो था, लोग थे जो उन ट्राइबल्स में रहने वाले लोगों पर राज करते थे, उन लोगों का काम देखते थे, लेकिन इनका कोई राज्य नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई स्थायी जमीन नहीं थी. The Jews were living in different countries and they became state only with the creation of Israel, which had a definite territory. अब जो Jews थे वो दूसरे देशों में रहते थे, वो तभी राज्य बन पाए जब इजराइल बना, क्योंकि इजराइल का एक अपना स्थायी क्षेत्र है. Without a fixed territory, it would be difficult to conduct external relation. जब तक आपका एक स्थायी क्षेत्र नहीं होगा, तब तक आप बाहर के क्षेत्रों से, टेरिटरीज से संबंध नहीं बना सकते हैं. It is essential for the identification if one state attempts to conquer the territory of another. अब जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र पर हक जमाना चाहता है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है. जैसे देखिए, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र एक स्टेट है, अगर मैं भारत की बात करूं तो न्यू दिल्ली है. तो इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं. द टेरिटरी में बी स्मॉल और लार्ज. अब ये जो क्षेत्र हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. बट द स्टेट हैज टू हैव अ डेफिनेट लैंड. लेकिन जो राज्य है उसके पास एक स्थायी जमीन होनी चाहिए. इट मे बी एज स्मॉल एज सैन मरीनो विच हैज एन एरिया ऑफ 62 स्क्वायर किलोमीटर, और इट मे बी एज लार्ज एज इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना. अब वो सैन मरीनो जितना छोटा हो सकता है, जिसका टोटल एरिया जो है 62 स्क्वायर किलोमीटर है, या तो ये भारत, यूएसए, रशिया, चाइना जितना बड़ा हो सकता है. द साइज ऑफ अ स्टेट इन्फ्लुएंस द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो राज्य है वो जितना बड़ा होगा या जितना उसका साइज होगा, उस हिसाब की सरकार वहां पर बनाई जाएगी. For example, smaller states can have a unitary form of government, but for the larger states like India and the USA, the federal system is relatively suitable. उदाहरण के लिए, जहाँ छोटे राज्य हैं वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म, एक सरकार सब कुछ मैनेज कर सकता है, ठीक है. लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे भारत हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, यहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है. The quality of land is also very important. अब जो जमीन है वो उसका गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. If the land is rich in minerals and natural resources, it will make the state economically powerful. अगर जो जमीन है वो खनिज के रूप में बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत है, तो वो जो राज्य है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगी. इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एनफ फूड फॉर इट्स पीपल. वह अपने लोगों को जरूरत के हिसाब से जितना खाना चाहिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकेगी. द स्टेट्स ऑफ द वेस्ट एशिया वर इनसिग्निफिकेंट बट दे अक्वायर्ड प्रोमिनेंस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल. अब देखिए, वेस्ट एशिया के जो राज्य थे, ठीक है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थे. कब तक? जब तक वो वहां पे तेल नहीं खोज लिए. जब वहां पे तेल आ गया तो वो बहुत ही ग्रो किए, उनका विकास हुआ. लार्ज टेरिटरी ऑफ द स्टेट गिव्स इट्स स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री एडवांटेज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर. जहां पर क्षेत्र बड़ा रहता है, उस राज्य को बहुत सारा स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज मिलता है. जब वॉर होता है तो उस राज्य के जो लोग हैं वह अपने राज्य की रक्षा करते हैं. मोस्टली द टेरिटरी ऑफ a state is contiguous and compact, though there are exceptions also. अब देखिए, जो राज्य का क्षेत्र होता है वो क्या है, वो कॉम्पैक्ट रहता है, कॉन्टिग्यूअस रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है. बिफोर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, द टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान वर माइल्स अपार्ट. अब देखिए, पाकिस्तान के दो भाग, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश. तो जब तक बांग्लादेश नहीं बना था तब तक पाकिस्तान दो विंग्स थे उसके, जो बहुत दूर दूर थे. Hawaii and Alaska are far away from the main territory of USA. अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो क्षेत्र है उससे काफ़ी दूर है हवाई और अलास्का.
लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस कॉम्प्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब देखिए, एक जो राज्य है उसका जो क्षेत्र है वो क्या क्या चीज से होता है? उसकी जमीन से, पानी से, एयर स्पेस से। द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट is exercised over its land, its rivers, mountains and plains and airspace above the land। अब जो एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य, इसका जो हक है, इसका जो राज है वो क्या क्या चीज पे होगा? वो होगा उसके जमीन पर, उसके पानी पर, उसके पहाड़ों पर, प्लेन्स, एयर स्पेस, उसके जमीन के ऊपर जो आसमान है। The sea up to the certain limit from the land border is also a part of the territory of the state। अब देखिए, उसका जो जमीन है, ठीक है, उससे जो सी है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अपने बॉर्डर तक भी उसका क्षेत्र रहता है राज्य का। नेक्स्ट है 2.5.3 गवर्नमेंट, सरकार। द पर्पस फॉर विच पीपल लिव टुगेदर cannot be realized unless they are properly organized and accept certain rules of conduct। अब लोग जो एक साथ रहते हैं उनका उद्देश्य क्या है, ये तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक वो लोग ठीक से एक साथ ना रहें और कुछ नियम कानून हो जो वो माने नहीं। तो सरकार क्या करती है? नियम कानून लाती है अपने राज्य में रहने वाले लोगों को, और सबके लिए एक जैसा नियम कानून होता है। The agency created to enforce rules of conduct and ensure obedience is called government। वह संस्था, वह एजेंसी जो कि नियम कानून लाती है, ठीक है, और लोगों को वो नियम कानून मानना पड़ता है, ठीक है, उसको सरकार कहते हैं हम लोग। गवर्नमेंट इज ऑल्सो द फोकस ऑफ द कॉमन पर्पस ऑफ द पीपल ऑक्यूपाइंग द डेफिनेट टेरिटरी। अब सरकार ये भी देखता है कि जो लोग हैं जिनके पास एक स्थायी क्षेत्र है, ठीक है, उनका कॉमन पर्पस क्या है। इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट कॉमन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड एंड कॉमन अफेयर्स रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट प्रमोटेड। अब इसी माध्यम के द्वारा एक सामान्य पॉलिसीज बनाया जाता है, देखा जाता है कि लोगों को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से चीजों को, प्रोग्राम्स को लाया जाता है, ठीक है। विदाउट अ गवर्नमेंट द पीपल विल लैक कोहेजन एंड मीन्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब मान लीजिए जहां पे सरकार नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? लोगों को एकजुटता नहीं होगी, ठीक है, वो लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, उनमें लगाव नहीं होगा, और मिलजुल के जो उनको चाहिए वो पूरा नहीं होगा। देयर वुड बी ग्रुप्स, पार्टीज एंड वॉरिंग एसोसिएशन एंड कंडीशन ऑफ वॉर्स एंड कैओस। सरकार नहीं है तो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, पार्टीज बनेगा, और लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। So there is a need for common authority and order where people live। तो इसलिए एक सामान्य अथॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है, और एक तरीका होता है जहां पे लोग रहते हैं। This is the prerequisite of human life। ये इंसान के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। The state cannot and does not exist without a government, no matter what form a government may assume। एक राज्य बिना सरकार के हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, चाहे वो सरकार किसी भी रूप में हो। द गवर्नमेंट इज अ मस्ट दो इट मे टेक एनी फॉर्म। सरकार होना जरूरी है चाहे वो किसी भी रूप में हो। इट मे हैव अ मोनार्की लाइक भूटान और अ रिपब्लिक एज इन इंडिया। अब देखिए, वो जो राज्य है जहां पर आप सरकार की बात कर रहे हैं वो मोनार्की हो सकता है, वहां पे सम्राट हो सकते हैं, जैसे भूटान में है, ठीक है, वहां पे राजतंत्र चलता है, या तो रिपब्लिक हो सकते हैं भारत में जहां पे लोकतंत्र चलता है। इट मे हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन और अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है जैसे भारत में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट आपका जो चौथा अंश है, ठीक है, 2.5.4 सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है, लॉर्डशिप, इंपॉर्टेंस। अ पीपल इनहैबिटिंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी and having a government do not constitute a state so long as they do not possess sovereignty। लोग जिनके पास कुछ हिस्सा है, कुछ क्षेत्र है जहां वो रह रहे हैं,
उनके पास सरकार है, तब तक वो राज्य नहीं माना जाएगा जब तक उनमें संप्रभुता नहीं हो, सर्वोच्च सत्ता नहीं हो। India before 15 August 1947 had all other elements of the state but it lacked sovereignty and therefore it was not a state. भारत आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले उसके पास सब कुछ था लेकिन वो स्टेट नहीं था क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं थी। सत्ता किसके पास थी? भारत एक गुलाम देश था, ब्रिटिशर्स के पास सत्ता थी। Sovereignty is the supreme power by which the state commands and exerts political obedience from its people. संप्रभुता, सर्वोच्च सत्ता, ये सबसे ज्यादा आपके पास शक्ति होती है, पावर होती है, जिससे एक राज्य कमांड करता है अपने लोगों से, वहां पे राजनीतिक जो नियम कानून है वो लागू होती है। A state must be internally supreme and free from external control. अब ये राज्य है वो उसमें रहने वाले लोगों द्वारा चलाया जाए और उस पे बाहर के का किसी का नियंत्रण ना हो, तब वो राज्य माना जाएगा। Thus sovereignty has two aspects, internal and external. तो जो संप्रभुता है, सर्वोच्च सत्ता है, इसके दो रूप हैं, दो एस्पेक्ट हैं, एक है इंटरनल आंतरिक, एक है एक्सटर्नल बाहरी। Internal sovereignty is the state's monopoly of authority inside its boundary. इंटरनल जो आपका शक्ति है वो क्या है कि आप अपने राज्य में जो चाहे कर सकते हैं। दिस अथॉरिटी कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर स्टेट। आपका जो अथॉरिटी, आपका जो हक है, जो आपके पास पावर दिया गया है, ये आप दूसरे राज्य में नहीं कर सकते। द स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड इट्स विल इज अनअफेक्टेड बाय द विल ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब जो स्टेट है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वह आज़ाद है, वो और कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरा अथॉरिटी उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब, अब देखिए, भारत का जो नियम कानून है वो भारत के लिए, ठीक है, चाइना का जो है वो चाइना के लिए, तो चाइना का कानून यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भारत का कानून चाइना में नहीं चलेगा, और ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। Therefore, every state must have a population, a definite territory, a duly established government and sovereignty. इसलिए हर एक राज्य का जनसंख्या होना चाहिए, एक स्थायी क्षेत्र होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और उनके पास सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। The absence of any of these elements deprives the status of statehood. अब अगर इसमें से कोई भी एक ना हो तो उसको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। So the term generally used for the 28 province of Indian Republic at times creates confusion and as in the case of 50 states in the United States of America. तो ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो भारत में 28 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक में, वो कभी कभी कंफ्यूजन लाता है, जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है, ये सबको मिला के अमेरिका बना है और 28 प्रोविंसेस को मिला के इंडियन रिपब्लिक इंडिया बना है। ना जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, आइए मैं बताता हूँ व्हाट यू हैव लर्नड। यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नेशन, नेशनैलिटी एंड द स्टेट। अब देखिए, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होता है और राज्य क्या होता है, अभी तक आप ये चीज समझ चुके हैं। यू ऑल्सो नोट दैट द टर्म्स नेशन एंड नेशनैलिटी आर डेरिवेटिव्स ऑफ लैटिन वर्ड्स नेटस एंड इन its derivative terms nationality means belonging to the same racial stock or being related by birth or having blood relationship. आप ये भी जान चुके हैं कि जो शब्द है नेशन, राष्ट्रीय, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, ये कहाँ से लाया गया? लैटिन के शब्द है नेटस से, ठीक है, और इसमें नेशनैलिटी का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो कि एक ही जात के हैं, ठीक है, वो लोग या तो जन्म से एक दूसरे के संग मेल खाते हैं या तो उन लोगों के बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप है। यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में क्या अंतर होता है, आप ये पढ़े। यू नो नाउ देयर आर मेनी एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी बट नो सिंगल एलिमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इंडिस्पेंसिबल। अब देखिए, आप यहां पे देखें कि बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे तत्वों से मिलकर राष्ट्रीयता बनता है, ठीक है, लेकिन कोई एक तत्व से या कुछ तत्वों को मिला के यह नहीं हो सकता, यह अनिवार्य नहीं है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट इम्प्लाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी। अब मान लीजिए अगर कुछ तत्व नहीं भी हैं या कुछ तत्व हैं,
ठीक है, तो इससे लोगों का जो नेशनैलिटी, जो देश प्रेम है, जो राष्ट्रीयता है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। यू ऑल्सो नो दैट द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप ये भी जानते हैं कि एक राज्य क्या है, एक राज्य उसकी राजनीतिक संस्था से मिलकर बनता है। इट्स एस्टैब्लिशेस ऑर्डर इन द सोसाइटी, यह समाज में ऑर्डर्स लाता है, ठीक है, जिन लोगों को तरीका देता है। बट द मार्क्सिस्ट बिलीव दैट स्टेट इज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि जो राज्य है वो अमीरों द्वारा बनाया गया है। यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। साथ ही साथ आप एक राज्य के 4 तत्वों के बारे में भी पढ़ते हैं: जनसंख्या, पॉपुलेशन; क्षेत्र, टेरिटरी; सरकार, गवर्नमेंट; और सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता, सॉवरेनिटी के बारे में।